नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इजराइल से लेकर भारत तक भक्त पगलाए हुए हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के भक्त और यहां पर नेतन्याहू और इजराइल को अपना पापा, नया पापा बनाने वाले जो भक्त हैं, जो स्टैंड विद इजराइल करके मरे जा रहे थे, वो सारे के सारे पागल हो गए हैं। जहां भी ईरान पर आप कुछ लिखिए या इस वार पर कुछ लिखिए, चले आते हैं कमेंट करने के लिए और पूछते हैं कि ऐसा क्या मिल गया ईरान को, होर्मुज छोड़ना पड़ा, ये हो गया, वो हो गया। मतलब उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि विकिपीडिया तक ने इस वार को अब ईरान की जीत मान ली है। अब उनके ही जख्मों पर थोड़ा नमक छिड़कने के लिए एक और खबर मैं दे देता हूं। इस खबर को पढ़ने के बाद उनके सीने में दर्द और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। और खबर यह है कि पिछले 5 दिनों में, जी मैं सिर्फ पिछले 5 दिनों की बात कर रहा हूं, पिछले 5 दिनों में ईरान ने 18 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है। यानी तकरीबन 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल वो रोज एक्सपोर्ट कर रहा है। इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू बनती है $1.44 बिलियन, यानी 1.44 बिलियन डॉलर का 18 मिलियन बैरल तेल, क्रूड ऑयल ईरान ने सिर्फ 5 दिनों में बेचा है। आज जब आप बात कर रहे हैं उसके पहले के 5 दिनों में इतना ऑयल बेचा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह ईरान का फायदा है या नुकसान, और खास तौर पर तब जब ईरान के ऊपर अपना तेल बेचने की पाबंदी थी। और अब पाबंदी खुलने के बाद बिल्कुल शुरुआत में ही अगर वो इतना ऑयल एक्सपोर्ट कर पा रहा है तो आगे ये जो मकदार है, ये जो अमाउंट है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, ये तय है। तो सबसे पहला फायदा जो मैंने आपको बताया, आपको नहीं बताया, आप तो जानते हैं, लेकिन भक्तों के सीने पर सांप लौटने के लिए जो पहला मैंने फायदा बताया वो तो ये था। अब बात कर लेते हैं होर्मुज की। तमाम मीडिया भी ये बात कह रहा है होर्मुज खुल गया, होर्मुज खुल गया। अरे भाई, होर्मुज तो पहले से खुला हुआ था, लेकिन होर्मुज जो खुला है उसके बारे में जो खबर आई है, जो ईरान की नोटिस आई है, वो आप स्क्रीन पर देखिए। पीजीएसए जो बनाया गया है, ईरान ने जो पीजीएसए बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करेगा, उसका बयान आया है। बयान ये आया है कि 60 दिनों के लिए, अगले 60 दिनों के लिए रूल ये होगा कि अगर आपको अपना जहाज वहां से ले जाना है तो आपको 48 घंटे पहले हमें बताना होगा। यानी बिना ईरान को बताए अब भी वहां से जहाज नहीं गुजर सकते। अगर आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से जहाज ले जाना है तो 48 घंटे पहले आपको ईरान को बताना होगा, ईरान से परमिशन लेनी होगी। और यह व्यवस्था, यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए बनाया गया है। उसके बाद ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम टोल तो नहीं वसूलेंगे, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो मेंटेनेंस चार्ज हम लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह ये जो मेंटेनेंस फीस की बात हो रही है, सिर्फ इस मेंटेनेंस फीस से ईरान सालाना 105 अरब डॉलर कमा सकता है। 105 अरब डॉलर कमा सकता है। अगर इसको हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर दे तो तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए हर साल कमा सकता है, केवल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मेंटेनेंस वसूल करके। और मेंटेनेंस वसूलने पर ट्रंप भी अभी तक कुछ नहीं बोल पाए। ट्रंप पगलाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के उनके ट्वीट वगैरह आप देखेंगे तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप पगलाए हुए, मजबूरी में झुकना पड़ा। लेकिन अमेरिकी जनता के सामने, अमेरिकी आवाम के सामने उनको बताना है कि ये हमारी जीत है। तो कल एक बार फिर से नौटंकी करनी शुरू की, एक बार फिर से बेकार की बातें करनी शुरू की। ईरान खत्म हो गया है, मैंने ईरान को निपटा दिया है, ये मेरी जीत है, फला है, ढिमका है, ये सारी बातें करनी शुरू की। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस एमओयू से ईरान को ये सारे हकूक मिले हैं उस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर कर चुके हैं। और 60 दिनों की बातचीत में जाहिर है कि मुद्दे यही होंगे। इन्हीं मुद्दों पर नुक्ताचीनी होगी, नुक्ते सुधारे जाएंगे। जो कहा जाता है पलक और नुक्ते, वो सुधारे जाएंगे और फाइनली डील इसी तरह की सामने आएगी, ये क्लियर है। अमेरिका के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वो आया है इजराइल को लेकर। वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है और कुल मिला जुलाकर इसका जो झुकाव है वो ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ ही रहता है। इस अखबार में खबर छपी है और वो खबर ये कहती है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि इजराइल इस डील को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप देखिए, बात ये नहीं है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, डील को नुकसान पहुंचा सकता है, मिडिल ईस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये ऐसी बातें हैं जो बिना किसी खुफिया एजेंसी के भी हम लोग जानते हैं। यही तो करता रहा है नेतन्याहू। यहां खबर यह है कि यह खबर
बाकायदा प्लांट कराई गई वॉशिंगटन पोस्ट में, और वॉशिंगटन पोस्ट से उठाकर इजराइल के हारिस अखबार ने यह छापा और दुनिया भर के अखबारों में यह खबर आई कि इजराइल इस डील को नुकसान पहुंचा सकता है। और यह कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ऐसा कह रही है। इसके मानी समझिए, इसका मानी बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इसका मानी कि अमेरिका में जो पावर सेंटर है उसका एक हिस्सा कम से कम लगातार नेतन्याहू को बदनाम करने पर लगा हुआ है, लगातार अमेरिकी जनता के सामने यह साबित करने पर लगा हुआ है कि नेतन्याहू इज अ विलेन। अब आप देखिए, अमेरिका इजराइल का दोस्त रहा है, अमेरिका इजराइल का सरपरस्त रहा है, और अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर, अमेरिका के सिस्टम के अंदर इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि एक तरफ इजराइल को सपोर्ट करने वाली लॉबी होगी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी लॉबी भी है जो इजराइल को सपोर्ट नहीं करती है, और वो लॉबी लगातार नेतन्याहू को विलेन बनाने पर लगी हुई है। किस्सा पूरा समझिए। इजराइल में इस साल के आखिर में इलेक्शन है, और अगर ये डील चलती रही तो इस इलेक्शन में नेतन्याहू के हारने की पूरी संभावना है। एक सर्वे वहां पर हुआ और उस सर्वे ने यह बताया कि 90% के आसपास, 90% के आसपास इजरायली ये मान रहे हैं कि इस जंग में इजराइल की हार हुई है और ईरान की जीत हुई है। आप झूठ कितना भी फैलाते रहिए, जमाना ऐसा है कि और भी चैनल्स हैं जहां से सच पहुंच जाता है। और दूसरी बात यह कि इजराइल और अमेरिका ने अपने लिए जो एम तय किए थे, जिन उद्देश्यों के साथ वो ईरान में गए थे, जो बड़े बड़े दावे किए थे कि ईरान में रजीम को बदल देंगे, वहां का जो एटॉमिक पूरा प्लांट है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कई हिस्सों में बांट देंगे, ये कर देंगे, शाह रजा पहलवी को बिठा देंगे, ऐसे मैसेज अंदर से आए। आजकल शाह रजा पहलवी गायब है, आजकल उसके वीडियो नहीं आ रहे। खैर, तो ये सारे उद्देश्य लेकर ये गए थे ईरान के वॉर में। ये सारी घोषणा की थी उन्होंने कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब इजराइल की जनता भी देख रही है कि कर तो कुछ नहीं पाए। हिजबुल्लाह पे अटैक किया ये कह के कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया है, जो बचा कुचा है उसको खत्म करने हम जा रहे हैं। हालत यह है कि 60,000 से ज्यादा इजरायली नॉर्दर्न इजराइल को छोड़कर भागे हुए हैं। हालत यह है कि हिजबुल्लाह लगातार जवाब दे रहा है। अभी कल इनके 5 सैनिक मारे गए हैं, और आगे भी जब तक लड़ाई ये करते रहेंगे तब तक हिजबुल्लाह अटैक करता रहेगा। और अब तो ईरान ने चूंकि अपनी रेड लाइन बना दी है और इन शर्तों में शामिल कर लिया है, तो जाहिर है कि लेबनान पर अगर बड़ा हमला करने का प्लान करेंगे तो ईरान पलटकर हमला करेगा और अमेरिका के हाथ बंध जाएंगे। अमेरिका उसमें नहीं पड़ना चाहेगा। अगर इजराइल इस तरह की जंग शुरू करने की कोशिश करता है, समझौता तोड़ने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को उसमें ना पड़ना पड़े, उसी लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है जो वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार में नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ खबर छप रही है। तो जैसा मैंने कहा कि यह बड़ी खबर है कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ पूरा एक माहौल बन चुका है। जेडी वांस ने जिन अल्फाज में इजराइल की मजम्मत की, इजराइल के मिनिस्टर्स की मजम्मत की, खासतौर पर बेन ग्वेर और स्मोट्रिच का नाम लिए बिना मजम्मत की, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। वरना पिछले 10 सालों में इस तरह की खबर आप नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए पहली बार कह रहा है। हिलरी क्लिंटन को आप जानते हैं, बिल क्लिंटन साहब की वाइफ रही हैं और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू अभी आया, कुछ दिनों पहले वो इंटरव्यू वायरल हुआ, और उस इंटरव्यू में हिलरी क्लिंटन ने ऑब्वियस शब्द का इस्तेमाल किया। जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ऑब्वियस था, मतलब उसको नशा है इस चीज का, वो इस चीज में डूबा हुआ है कि ईरान पर किसी भी तरह से अटैक हो जाए। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि वो जब भी अमेरिका आता है, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होता है, उससे वो यही कहता है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला कर दो। उसने ये बात ओबामा से कही, पिछली बार ट्रंप से कही, जो बाइडेन से कही, उसके पहले भी लगातार वो लगा रहा। लेकिन पहली बार उसको एक ऐसा बेवकूफ अमरीकी, जोकर अमरीकी प्रेसिडेंट मिला जिसने उसकी बात सुन ली, वरना अब तक सारे लोग ये बात टालते रहे। क्योंकि हम ही आप नहीं, अमेरिका के खुफिया एजेंसीज के थ्रू अमेरिका का राष्ट्रपति भी जानता है कि ईरान पर हमला करना ऐसा नहीं है कि आप सुबह हमला करोगे और अगले दिन लंच बॉक्स लेकर लौट आओगे जीत लेकर। ईरान पर हमला करने का मतलब वहां फंसना है, अपना ढेर सारा नुकसान करना है, और जीत की उम्मीद बहुत कम है। जब इराक में 8 साल आपको फंसना पड़ जाता है तो ईरान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ट्रंप इसमें फंसा
और ट्रंप इसमें फंसा। इसको लेकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के एक हिस्से में बहुत ज्यादा नाराजगी है और इस समय जब ट्रंप को झुकना पड़ा है, समझौता करना पड़ा है, तो वो हिस्सा नेतन्याहू के पीछे लग गया है ताकि इसको कहीं से कोई भी शह न मिले ये डील तोड़ने की, और इसके समझ में आ जाए कि अगर डील तोड़ेगा और ईरान इसके ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका मदद करने के लिए नहीं आएगा और अब की इसका हाल 12 रोजा जंग से भी ज्यादा खराब होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो अरब मुल्क हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करने से बचेंगे, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो सबके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और यही वजह है कि लगातार बात हो रही है हिजबुल्लाह पे अटैक करेंगे और 24 घंटे के अंदर ये पलट गए और अब बात ये आ रही है कि लेबनान के साथ जो समझौता हुआ है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इन शर्तों में ये भी शामिल है कि 10 किलोमीटर जो लेबनान में घुसे हुए हैं अपने सिक्योरिटी का बहाना करके, उससे भी इनको पीछे हटना पड़ेगा। लेबनान की जिस जमीन पर इन्होंने दखल किया है उससे भी इनको पीछे हटना पड़ेगा। और ट्रंप तो यहां तक कह चुका है कि हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम और लेबनान की प्रॉब्लम हम सीरिया के थ्रू सॉल्व करेंगे, नेतन्याहू के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समझौता अगर सबसे बड़ा झटका किसी के लिए है तो वो नेतन्याहू और स्टेट ऑफ इजराइल के लिए। अब देखिए, लेबनान वाले मामले पर, हिजबुल्लाह वाले मामले पर बेन ग्वेर ने एक ट्वीट किया। इन लोगों ने 18 लोगों को मारा था, हिजबुल्लाह ने पलट के जो हमला किया था उसमें इनके 5 सैनिक मारे गए थे। अब बेन ग्वेर ने, जो वहां का मिनिस्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट देखता है, या आप कहें नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उसने कहा कि पूरे लेबनान को जलना चाहिए। इजराइल को पूरी तरह से दुनिया को यह साफ कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सुरक्षा सौदेबाजी का सब्जेक्ट नहीं है। पूरे लेबनान को जलकर राख हो जाना चाहिए। एक इजरायली मां के हर आंसू के बदले हजारों लेबनानी माताओं को रोना पड़ता है। हमें बेकाबू हो जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ये जेनोसाइड का एक तरह से आप कह सकते हैं ऐलान है, आह्वान है। वैसे तो यही सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा सोना लगा है, चांदी लगा है, जवाहरात लगे हैं कि एक इजरायली की जान की कीमत हजारों लेबनान वालों के बराबर हो गई। ऐसा क्या आप में खास है? दूसरी बात, लेबनान के अंदर अटैक करने आप ही गए थे। आप ही कभी बेरूत पे बम गिराते हो, कभी दाहिया पे बम गिराते हो, अब आप ही ये सारा कुछ कर रहे हो। और आपको अगर अपनी सुरक्षा का अधिकार है तो लेबनान को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। लेबनान की सरकार यह काम नहीं कर रही, हिजबुल्लाह इसलिए काम कर रहा है। आप उनके लोगों को मार रहे हो, इसीलिए वो पलट के मार रहे हैं। आपने उनके लीडर को मार दिया, आपने वो मोबाइल पेजर जो था, पेजर बम का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों को मार दिया। आप लगातार ये हरकत कर रहे हो तो पूरा हक बन जाता है हिजबुल्लाह का भी कि वो पलट के ऐसी ही हरकत आपके साथ करे। जब आपके लोग मारे जाएंगे तो आप इस तरह के जेनोसाइड की बात करोगे। अब देखिए, कोई आलतू फालतू आदमी होता तो शायद इस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन बेन ग्वेर है तो आलतू फालतू, लेकिन वहां के मिनिस्ट्री में है, नेतन्याहू का मिनिस्टर है और वो भी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। इसीलिए ये बयान दुनिया भर में वायरल हुआ। अराक्ची ने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसको बाकायदा कोट ट्वीट किया और कहा कि यह किसी पागल जेनोसाइडर का बेतुका बयान नहीं है, यह इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का आम बयान है। तेल अवीव जो है वो, ये जो जेनोसाइडल मानसिकता है तेल अवीव की, वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक है, ये लिखा अराक्ची ने। अराक्ची की पहली लाइन से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि यह किसी पागल जेनोसाइडर का बेतुका बयान नहीं है। भाई, बेन ग्वेर से बड़ा पागल जेनोसाइडर मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछले 2 साल से 3 साल से जब से मैं गजा और ईरान को कवर कर रहा हूं, इससे ज्यादा खतरनाक और पागल आदमी मैंने नहीं देखा, जिसके पास जरा सी न तमीज है और न जरा सी ह्यूमैनिटी है। लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे वो ये कि ऐसा आदमी इजराइल में मिनिस्टर है और इसीलिए इजराइल दुनिया भर के लिए खतरा है। और ये मामला सिर्फ महदूद नहीं रहा अराक्ची साहब या ईरान के लिए, ये मामला सारी दुनिया में फैला। फ्रांस के एक लीडर हैं ओलिवियर फाउरे, उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया को जगाना होगा और इजराइल के इस पागलपन से दुनिया को बचाना होगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो इजराइल की इमेज दुनिया के सामने, जो हमारे जैसे लोग बरसों से कह रहे थे, दुनिया के सामने बिल्कुल सामने आ गई कि यहां पर जो लीडर्स हैं वो खुद जेनोसाइडल मानसिकता के हैं और उन्होंने जनता को भी ऐसे ही जंगखोर और जेनोसाइडल बना दिया है। इसीलिए इनका साथ देने की जरूरत नहीं है। कब तक ये होलोकॉस्ट का रोना रोकर अपने आजू बाजू हर तरफ
होलोकास्ट करते रहेंगे, अब इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यह सबसे बड़ी हार है जिसको समझ पाना भक्तों के लिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर समझौता टूटता है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। जुमे के दिन जो मीटिंग होनी थी वो टल गई है, फ्राइडे को जो मीटिंग होनी थी वो टल गई है, और बताया यही जा रहा है कि टली इसलिए है, जिनेवा में जो मीटिंग होनी थी वो टली इसलिए है क्योंकि ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होते हैं तब तक ऐसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको लेबनान पर हमले बंद कराने होंगे। इसीलिए अब अमेरिका की यह चुनौती है, अमेरिका के पास यह चुनौती है कि वो इजराइल पर प्रेशर डालकर लेबनान पर हमला पूरी तरह से बंद कराए, लेबनान की जमीन पर जो दखल किया है इजराइल ने उसको खत्म कराए, इजराइल से कहे कि यह जमीन छोड़कर जाओ और अपने इलाके में रहो, और उसके बाद ही यह समझौता आगे बढ़ सकता है। जब ईरान कहता है कि समझौता अगर टूटा तो अमेरिका जिम्मेदार है, तो उसका मानी सिर्फ और सिर्फ यही है। सीजफायर के बावजूद, सीजफायर की शर्तों में लेबनान का नाम होने के बावजूद जिस तरह से वहां पर इजराइल हमला करने और लड़ने की कोशिश कर रहा है वो सीधे सीधे सैबोटाज है जो पूरा प्रोसेस है समझौते का, और ईरान इसकी तरफ बार बार ध्यान दिला रहा है। तो अब ये चुनौती अमेरिका के सामने है, सारी दुनिया के सामने समझौता किया है, सिग्नेचर किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने गवाह के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर सिग्नेचर किया है। अब इन सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर डालें और ये हमले बंद कराएं। अगर ये हमले नहीं बंद होंगे तो यकीन जानिए ईरान के बर्दाश्त की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्रॉस होने पर अमेरिका के साथ भले जंग ना शुरू हो लेकिन इजराइल पर ईरान अटैक कर सकता है। और तब यह देखना होगा कि अमेरिका अपना वादा निभाकर खामोश बैठा रहता है, या इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाता है, और या फिर अपना चोला उतार कर अपना शैतानी रूप सामने दिखाता है और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू कर देता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि समझौते पर सिग्नेचर तो हो गया है लेकिन मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ईरान की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ नजर बनाए रखने की बहुत जरूरत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।